दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको दर्शन करवाएंगे जयपुर के प्रसिद्ध गढ़ गणेश मंदिर के। आज हमारी शुरुआत गुड़गांव से है। जो भी साथी दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा यानी दिल्ली एनसीआर से जयपुर जाना चाहते हैं और गढ़ गणेश महाराज के दर्शन करना चाहते हैं, उनको हम रास्ता भी दिखाएंगे, कहाँ से जाएंगे, किस रूट को लेकर जाएंगे, कितना खर्च आएगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं जयपुर के लिए इस सफ़र को। दोस्तों हमने शुरुआत की है गुड़गांव के राजीव चौक से। राजीव चौक से जब हम इस एलिवेटेड रोड को लेते हैं तो ये सोहना रोड है और आगे चलकर ये पहला टोल इस पर आता है। इस टोल से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं तो यहीं से हम लोग जयपुर से के लिए जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उस पे हम शुरू कर लेते हैं। यहाँ से देखिए मैंने क्लियर दिखाया आपको। यहाँ से इस रोड से हम दिल्ली मुंबई वडोदरा जो एक्सप्रेस वे है उसकी तरफ हमने यहाँ से टर्न ले लिया है। ये दोस्तों 8 लेन हाईवे है, एक्सप्रेस वे है। 4 इस तरफ दिख रहे हैं आपको और 4 ही दूसरी तरफ आपको आने के लिए मिलेंगी। तो ये बड़ा खूबसूरत और बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस वे है। ट्रैफिक लिमिटेड है। स्पीड जो है वो 120 की एक कार के लिए दी गई है, जिसको आप आगे भी देखेंगे। इस हाईवे के ऊपर, इस एक्सप्रेस वे के ऊपर दोस्तों आप लगभग 180 किलोमीटर तक चलेंगे। 180 किलोमीटर यानी जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब ये जो रास्ता है ये मैंने आपको बताया है। यहाँ से 180 किलोमीटर तक इस पर जाएंगे। अब देखिए ऐसे किलोमीटर बनाए गए हैं 0001 करके, यहाँ से शुरू करके जब तक आप लास्ट में जाएंगे इस तरीके के किलोमीटर को इस पे दर्शाया गया है। 180 किलोमीटर के बाद जयपुर से पहले दौसा आएगा, वहाँ तक ये एक्सप्रेस वे अभी बना हुआ है इस रूट के लिए। वहाँ से हम नीचे जाएंगे तो आगे का सफ़र हम देखेंगे। दोस्तों इसके ऊपर फिलहाल सर्दी का मौसम था तो हल्की हल्की फोग आपको दिखेगी, लेकिन आप आराम से स्मूथ ड्राइविंग करके इस हाईवे का, इस एक्सप्रेसवे का लुत्फ ले सकते हैं। देख सकते हैं पलवल, फिरोजपुर, झिरका, मुंबई सब कितने डिस्टेंस के ऊपर हैं वो सब बताया गया है। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी वीडियो आनी है, चाहे वो 12 ज्योतिर्लिंग हो, चाहे वो अलग अलग धाम हो। देश के अंदर इस आने वाले साल में बहुत सारी धार्मिक वीडियोज़ आपको मिलेंगी। अब देखिए मैंने गाड़ी एक अलग तरफ ली है क्योंकि मैं आपको यहाँ कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। आप देखिए इस रेलिंग के ऊपर, पट्टी के ऊपर लिखा हुआ है 07 यानी 7 किलोमीटर 800 मीटर। ये यहाँ हम आ चुके हैं। शुरू से लेकर हर जगह आपको दिखाएगा। पहला था 7 किलोमीटर 800 मीटर, 7.8 था। अब देखिए आएगा 7.9। देखिए ध्यान से 7.9 यानी जहां से शुरू हुए थे एक्सप्रेसवे पर 7 किलोमीटर 900 मीटर आ चुके हैं। हर 100 मीटर के ऊपर ये निशान दिए गए हैं। अच्छे से आपको बताया गया है कि कितना डिस्टेंस आपने तय कर लिया है। एक्सप्रेसवे पे जब आप चढ़ते हो तो उसके अंदर ये पहला टोल है जहां पर आपकी एंट्री होती है। यहाँ पर आपका कोई पैसा नहीं कटेगा, पैसा वहां कटेगा जहां आप एग्जिट करेंगे। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। बड़ा अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बड़ा बढ़िया मैनेज किया गया है। आपको लंबी लंबी लाइनों की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी। आराम से आपका टोल यहाँ पर कट के, मतलब आपके एंट्री होकर के आप आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद जहाँ भी आप एग्जिट लेंगे वहाँ तक का डिस्टेंस माप करके आपके टोल के पैसे जो है वो आपके फास्टैग से या कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर आएगी आगे तो उससे डिडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अब हम गढ़ गणेश जा ही रहे हैं तो आगे की बातें भी हम डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ और, इस एक्सप्रेस वे पे हर जगह आपको देखने को मिलेगा थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के ऊपर 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर एक एग्जैक्ट डिस्टेंस के ऊपर रेस्ट बनाए गए हैं, जहां पर पेट्रोल पंप आपको मिलेगा, वॉशरूम की सुविधाएं आपको मिलेंगी। उसके अलावा खाने पीने के ढाबे मिलेंगे। हालांकि अभी एक्सप्रेसवे शुरुआती दौर में है। जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं जनवरी 2024 में, अभी शुरुआती दौर में है ये, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके के रेस्ट
के लिए जो प्लेसेस डिजाइन किए गए हैं, आप देखिए यहाँ पर मैकडोनल्ड्स है, मैकडी आपको दिया गया है, कहीं डोमिनोज आपको मिलेगा, उसके अलावा लोकल ढाबे मिलेंगे, चाय की टपरी मिलेंगी, पेट्रोल पंप मिलेंगे, अच्छे कैफे मिलेंगे। यानी बहुत लंबा चौड़ा एरिया इन्होंने इसके लिए छोड़ा है। तो आने वाले टाइम में जब दिल्ली मुंबई कंप्लीटली ओपन हो जाएगा ये, तो आप सोच सकते हो हर 20-30 किलोमीटर के आपका मन करेगा कि यहाँ रुक करके चाय की चुस्की या कॉफ़ी का एक कप हो ही जाए। उसके अलावा पेट्रोल पंप की सुविधा बड़ी अच्छे से दी गई है। यहाँ पर हमारी थार के अंदर देख सकते हो मैंने तेल भरवाया, ताकि क्योंकि गाड़ी है भाई, तेल के बिना तो चलेगी कैसे। तो यहाँ से हम लोग गाड़ी में तेल वेल भरवा करके फिर हम आगे का सफ़र इसमें शुरू करते हैं। पर खाने पीने के लिए कोई चीज़ों की कमी नहीं है। यहाँ पर हमने चाहे वो ढाबा देखा हो, चाहे वो कैफ़े टाइप की जगह देखी हो, यहाँ पर आप आराम से अपना टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। बच्चे अगर साथ हैं तो बच्चे तब तक खेल सकते हैं, और इसके अलावा आपको जो पसंद है आप वही खाना खा सकते हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो, चाहे वो स्नैक्स हो, चाहे वो चाय कॉफ़ी हो, चाहे वो बटर टोस्ट हो, चाहे वो पराठे के आप शौकीन हो, या फिर दूसरी चीज़ें। हमने टोस्ट लिया यहाँ पर, साथ में एक कॉफ़ी ली, और उसके बाद हमने यहाँ से आगे का सफ़र अपना शुरू करने की कोशिश की। क्योंकि मैं जितने भी सफ़र इस तरीके के हम लोग तय करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि एक अच्छा अनुभव आप लोगों को हो, और हम जो चीज़ देखें वो भी कैमरे के माध्यम से आप लोगों को दिखा पाएँ। गढ़ गणेश की बात अगर दोस्तों मैं करूं, तो ये मंदिर जयपुर शहर में है। भगवान गणेश का मंदिर है। 18वीं सदी के अंदर दोस्तों इस मंदिर को बनाया गया था। नाहरगढ़ किले और जयगढ़ किले के पास पहाड़ियों पर यह मंदिर स्थित है। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि इस मंदिर में गणेश यानी गणपति महाराज के बचपन के दर्शन होते हैं, बाल रूप के दर्शन होते हैं। पुरुष आकृति में है ये हैं, जहां पर बिना सूंड के गणेश जी भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि यहां पर कोई व्यक्ति अगर लगातार 7 बुधवार लगातार आता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन एक और बात भी है दोस्तों, जब भी कोई आता है यहाँ तो उसके सातों लगातार बुधवार कंप्लीट करना बड़ा मुश्किल है। बहुत सी परेशानियां आएंगी, अड़चन आएंगी, काम आएंगे, समस्याएं होंगी। आपको कोशिश होगी कि आप ना पहुंच पाए, बट फिर भी आप पहुंचेंगे। तो बाबा जी का बुलावा है, गणपति महाराज का बुलावा है, तो डेफिनेटली आपको जाना होता है। एक और रेस्टवे के दर्शन कीजिए आप लोग। थोड़ी सी आगे बढ़े तो एक और रेस्टवे मुझे दिखा, मुझे लगा इसके बारे में भी आपको बताया जाए, क्योंकि यहाँ पर भी पेट्रोल पंप की सुविधा तो है ही है। उसके अलावा चाहे अर्बन ढाबा हो, चाहे कोंडी कबाब हो, चाहे दूसरी खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, वो यहाँ पर भी आपके लिए मौजूद हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो 180 किलोमीटर इसके ऊपर चलने के बाद, इस एक्सप्रेस वे पर 180 किलोमीटर चलने के बाद फिर आता है राजस्थान के अंदर डोसा। डोसा एक ऐसी जगह है, ऐसा शहर है, ऐसा कस्बा है, जहां इस एक्सप्रेस वे को छोड़ करके हम जयपुर की तरफ नीचे उतर जाते हैं एक्सप्रेस वे से। क्योंकि इसके बाद ये एक्सप्रेस वे आगे तो जा रहा है, लेकिन जयपुर के लिए हमें यहाँ पर इसको छोड़ करके दूसरे नीचे हाईवे पर जाना पड़ेगा। बड़ा स्मूथ एक्सप्रेस वे है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपने यह सफ़र तय किया और कब आपको इस हाईवे एक्सप्रेस वे को छोड़ने का आपका समय आ चुका है। आप देखिए कितने यहाँ पर अगर जब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो यहाँ पर टोल है। जहाँ पर आपने एंट्री की थी वहाँ पर आपका पैसा डिडक्ट नहीं हुआ था, सिर्फ एंट्री हुई थी। यहाँ से जब आप निकलेंगे तो यहाँ पर आपका जो पैसा है वो डिडक्ट होगा, क्योंकि यहीं पर आपके गाड़ी के फास्टैग को स्कैन करके आपसे पैसा काट लिया जाएगा। जैसे जैसे जयपुर शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको इस पर ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ से लेकर के और जयपुर शहर तक लगभग 55 से 60 मिनट का रास्ता आपका होगा। लगभग 1 घंटे का आप मानकर चल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम शहर की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर ट्रैफिक आपको दिखेगा, ट्रैफिक अच्छा खासा दिखेगा। और इसलिए आपको यहाँ पर ड्राइविंग को सेफली करना है। बहुत अच्छे से आप लोग आराम से गाड़ी नहीं चला सकते, सावधान होकर के चलाना पड़ेगा, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ, बाइक, साइकिल, दूसरी व्हीकल्स भी यहाँ पर आपके रोड पे आके दिखेंगे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं गणपति महाराज के इस मंदिर की। दोस्तों, इस मंदिर को बनाया था स्वाई
जयसिंह द्वितीय ने, महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने, जब उन्होंने जयपुर शहर की स्थापना की थी और अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उन्होंने मंदिर के अंदर गणेश जी की बाल रूप की मूर्ति को स्थापित किया, मूर्ति स्थापना की, और इस मंदिर को ऐसी जगह पहाड़ी पर बनाया गया जहां से जो महाराज थे जयसिंह जी, वो अपने सिटी पैलेस के चंद्र महल से दूरबीन की मदद से इस मूर्ति को देख सके। और ये भी कहा जाता है इनको इसलिए ऊंचाई पर स्थित किया गया, स्थापित किया गया, ताकि वहां से पूरे जयपुर शहर पर गणपति महाराज की नजर हो और पूरे जयपुर शहर जो है वो गणपति जी की नजर के नीचे रहे, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, फलता फूलता रहे, विकास होता रहे और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी यहाँ ना रहे। तो ये एक मानना है उस समय के महाराज का, और वही हुआ। जयपुर शहर फला फूला और आज दुनिया के टॉप शहरों के अंदर पिंक सिटी को गिना जाता है। अगर इसमें यह कहा जाए कि गणपति महाराज का ही ये आशीर्वाद है तो गलत नहीं होगा। आगे हम बढ़ेंगे तो इस तरीके के हाईवेज के ऊपर अच्छे फ्लाईओवर बने हुए हैं, यानी बहुत ज़्यादा परेशानी आपको यहाँ पर आने में नहीं होती है। तो अगर आप गणपति, हालांकि मंदिर हम दिखाएंगे, सफ़र कैसे तय करेंगे वो भी हम बात करेंगे। अगर आप प्लान बना रहे हैं तो जल्दी बनाइए, क्योंकि धीरे धीरे करके बहुत संख्या बढ़ने लगी है। आप सोचिए, एक समय बहुत लिमिटेड लोग आते थे, अब अगर हम बात करें तो बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर अब आने लगे हैं। और एक समय तो ऐसा हो जाता है कि सीढ़ियों के अंदर जब चढ़ने शुरू होता है तो वहाँ पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, लाइनें लंबी लंबी बननी शुरू हो जाती हैं। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं मॉर्निंग में सीधा दर्शन करने के लिए, तो मेरी एक सलाह आपको जरूर रहेगी कि जो एक्सप्रेस वे के ऊपर जो ढाबे बने हुए हैं, जो कैफेज वगैरह बने हुए हैं, आप अपना ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना है वहां आप करके आइए। या फिर जो ये डोसा से जयपुर तक का जो सफर है जिसपे अभी अभी चल रहे हैं, इसके आसपास कोई ढाबा देखिए, क्योंकि जब आप मंदिर के आसपास जाएंगे तो खाने पीने की व्यवस्थाएं आपको वहां इतनी अच्छी नहीं मिलेंगी। लिमिटेड सी कोई एक दो दुकानें हैं, उसके ऊपर वही ब्रेड पकोड़ा वगैरह है, इतनी सफाई वहाँ नहीं है। तो इस तरीके से, और फैमिली वगैरह के लिए बैठने की व्यवस्था भी ज़्यादा वहाँ नहीं है। तो अगर आपको सुबह आ रहे हैं तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके आइए, अगर दोपहर आ रहे हैं तो लंच वगैरह आप ऑन द वे कहीं भी कर लीजिए, जहाँ पर आपको सुविधा लगे, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील हो, जहाँ पर आपको इकोनॉमिकली लगे। क्योंकि इस तरीके के सफ़र में आप लोगों को इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मंदिर के पास जा कर के सीढ़ियों से ऊंची चढ़ाई चढ़नी है, तो वहाँ एकदम से खाना पीना शरीर के लिए ठीक नहीं रहेगा। तो खाना पीना जो भी है वो आधा एक घंटा पहले आप कर लीजिए, ताकि जब आप चढ़ाई शुरू करें तो आपकी जो शरीर है वो बर्डन महसूस ना करे, भारी भारी ना लगे, वोमिटिंग की समस्या आपको ना हो, सांस फूलने की दिक्कत आपको ना हो। तो इसलिए आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान देनी है। ये वो सलाह है जो हम नॉर्मली आप लोगों को बताते हैं, क्योंकि हम डेली इन चीज़ों को फील करते हैं। बार बार अलग अलग मंदिरों के दर्शन करना, चढ़ाई चढ़ना, चाहे वो वैष्णो माता की है, चाहे वो केदारनाथ की है, चाहे गंगोत्री यमुनोत्री वगैरह की है, चाहे वो बाकी अलग अलग धामों की है। तो उस वजह से ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। जब भी आप कोई ऐसा सफ़र शुरू करें चढ़ाई का, उससे पहले आधा एक घंटा पहले खाना पीना जो भी करना है वो आप ज़रूर कीजिए। अब उसके अलावा आप देखिए, अब हम मंदिर की तरफ एकदम बढ़ रहे हैं, लगभग 2-4 मिनट के अंदर आप मंदिर पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले एक चीज मैं और आपको बता दूं कि बुधवार की जो मान्यता है वो बहुत ज्यादा है यहाँ। अगर आप प्लान करते हैं तो बड़ा अच्छे से प्लान कीजिए, ताकि टाइमिंग आपकी ठीक रहे, क्योंकि जीपीएस वगैरह पे लगाएंगे तो ये लिखा हुआ आएगा कि 12:30 बजे मंदिर क्लोज हो जाता है, यानी सुबह से शुरू होता है तो 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाता है। मैंने भी पार्किंग वगैरह से बात की तो वो भी ऐसा बोल रहे थे, कुछ लोगों से बात करी तो वो मना कर रहे थे। ये आप जाकर पता कर सकते हैं। बाकी मैं हर बुधवार जा रहा हूँ तो मैं भी आपको बता दूंगा। तो ये हमारी कोशिश रहती है आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बताने की, और आप ठीक टाइम पे पहुंचें, ताकि मंदिर बंद होने का भी अगर टाइम आगे आए तो आपको 3-4 घंटे वहां रुकना ना पड़े, अगर आप डेली जा करके। और दूसरी चीज़ एक और बता दूं आपको, बड़ी ज़रूरी बात आपके लिए, अगर दिल्ली एनसीआर से आप जाते हैं
तो मंदिर के दर्शन करके आराम से इवनिंग में वापस आ जाते हैं। जैसे मैं गुड़गांव से निकलता हूँ तो मैं 6 बजे गुड़गांव से निकलता हूँ और 10 साढ़े 10 बजे मंदिर पहुँच जाता हूँ। 1 घंटे में मंदिर पर जा करके वापस दर्शन करके नीचे आ जाते हैं। 12-1 बजे तक हमारा काम कंप्लीट और फिर वापस 4 या 5 बजे तक गुड़गांव आ जाते हैं। यानी सुबह जा करके शाम तक आराम से आ सकते हैं। और अब हम मंदिर में एंट्री करते हैं। ये मंदिर की पार्किंग है दोस्तों। आप गाड़ी आराम से लाइए, अंदर पार्किंग में गाड़ी अपनी लगाइए। यहाँ पर जो लड़के पार्किंग में गाड़ी लगवाते हैं, ये बड़ा सेफली आपकी गाड़ी को लगवाते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। बट कहीं भी कोई भी पार्किंग हो, आपको उसको गाड़ी को लॉक करके जाइएगा। ये है मंदिर की वो जगह जहाँ से हम चढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ से मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ से एकदम आप लोग शुरू करेंगे चढ़ना। ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों का नज़ारा आप देखिए, एकदम खड़ी चढ़ाई है। आराम से जाइएगा, फिसलन से बचिएगा। पत्थरों की रास्ता बना हुआ है, पत्थरों की सीढ़ियाँ बनी हुई है। 2 रास्ते मैं आपको दिखाऊंगा। एक ये सीधा सीढ़ियों वाला रास्ता है और दूसरा रास्ता जो है वो आपके लिए सीढ़ियों की बजाय यह इस तरीके के पत्थरों का है। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप चढ़ाई शुरू करके, तो 2 रास्ते शुरू हो जाते हैं। एक इस तरीके का पथरीला रास्ता है जहां पर सीढ़ियां नहीं है, और एक जो मैंने आपको दिखाया वो सीढ़ियों वाला था। सीढ़ियों वाला जो रास्ता था दोस्तों, वो थोड़ा टफ पड़ता है क्योंकि बड़ी सीढ़ियां हैं और ऊंची सीढ़ियां हैं। चढ़ने में आपका सांस फूलता है, थोड़ी दिक्कत आपको होती है। तो इसलिए आप लोग वो रास्ता ना चुन के ये रास्ता भी चुन सकते हैं। लेकिन दोनों के अलग अलग फायदे नुकसान हैं। सीढ़ियों वाले रास्ते पे आप चढ़ाई में तो दिक्कत आएगी, बट फिसलन का डर ज़्यादा नहीं है। एक तरफ दीवार है, दूसरी तरफ भी दीवार और रेलिंग बनी हुई है। लेकिन इस रास्ते पर आपको रेलिंग और दीवार नहीं दिखेगी, तो इसलिए पाँव के फिसलन से बचिएगा। पत्थर स्लिपरी हैं। जूते या चप्पल जो भी पहने हैं आप ऐसे पहन के जाइए जिनसे आपका पाँव ना फिसले, वरना दुर्घटना हो सकती है। और ऐसे शुभ अवसर पर आपको ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके के बारिश वगैरह के सीजन में यहाँ ज़्यादा रिस्की हो जाता है। बारिश वाले सीजन में आप सीढ़ियों का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड होने का इस रास्ते पर थोड़ा सा डर आपको देखिए। साइड का रास्ता थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लगेगा आपको, लेकिन चलने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट साइड की दीवारों और किनारों से आप दूर होकर चलिए ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से आप बच सकें। खासकर बारिश वगैरह के सीजन में ऊपर से हल्के फुल्के पत्थर आना या फिर साइड में लैंडस्लाइड हो जाना, ये डर जरूर रहेगा। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि अगर बारिश का सीजन हो तो आप मेन सीढ़ियों का प्रयोग करें। अगर नॉर्मल साफ सुथरा मौसम है तो आप यहां से आए, आगे चलकर दोनों रास्ते ऑटोमेटिकली मंदिर से पहले मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये रास्ता कहां जाएगा या वो दूसरा रास्ता कहां जाएगा। अगर समर सीजन में खासकर आते हैं, बच्चे आपके साथ हैं, बुजुर्ग आपके साथ हैं, तो पानी आप जरूर लेकर आएं, क्योंकि सीढ़ियों के रास्ते पर पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस रास्ते पर पानी का नल भी आपने अभी देखा, और उसके अलावा
यहाँ पर आपको पानी की प्याऊ मिलेगी, जहाँ पर बूढ़े बाबा आपको पानी पिलाते हैं। ये बूढ़े बाबा हैं, श्री भोग्या जी की मूर्ति है ये। और उसके अलावा ये बूढ़े बाबा हैं जो यहाँ पर आपको पानी पिलाते हैं। ये मटकों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अगर आप इस रास्ते से आते हैं, सीढ़ियों वाले रास्ते पर पानी की व्यवस्था नहीं है, तो मंदिर में जाकर आपको आगे पानी मिलेगा। अब देखिए जयपुर में पानी को स्टोर करने के लिए कितने बड़े बड़े तालाब टाइप बनाए जाते थे। वाटर स्टोरेज सिस्टम, हार्वेशन सिस्टम कितना बढ़िया होता था। तो ये नज़ारे भी आपको, पहाड़ के नज़ारे बड़े खूबसूरत दिखेंगे आपको। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे आपको आसपास की पहाड़ियाँ नज़र आएंगी, और इतनी खूबसूरत पहाड़ियाँ कि आप देखते उनको रह जाएंगे। इस तरीके की लाइनें बनी हुई दोस्तों, इस तरीके की लाइनें बनी हुई हैं। और यहाँ पर जाकर फिर दोबारा सीढ़ियाँ शुरू हो जाती हैं। आप सोच सकते हैं, देखिए ये कुछ लड़के दूसरी रॉन्ग साइड से जा रहे हैं, बट ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। आप अपनी साइड से जाओ ताकि आने वालों को भी दिक्कत ना हो और जाने वालों को भी दिक्कत ना हो। यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ते हैं, यहाँ से जब हम ऊपर चढ़ते हैं तो इस गेट से निकलने के बाद दोनों रास्ते एक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों रास्ते एक हो गए, एक इधर से आए एक उस तरफ से आए। अब यहाँ से दोनों रास्ते एक हो जाते हैं और यहाँ से आप सीधा मंदिर की तरफ जाएंगे। पूरे जयपुर शहर के दर्शन आप आराम से कर सकते हैं। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। मौसम साफ होता तो और अच्छा सुंदर दिखता। और यहाँ से गणपति महाराज की नज़र रहती है। ये सामने देखिए भव्य मंदिर, जिसके लिए हम आज आपको लेकर आए हैं। जय गणेश बोलो कमेंट में, जय गणेश। श्री गढ़ गणेश मंदिरम, यहाँ ये मंदिर का मेन दरवाजा है। इसके चारों तरफ का ये नज़ारा आप देख लीजिए। उसके अलावा प्रसाद आपको नीचे से लाने की जरूरत नहीं है, ऊपर आराम से मिल जाता है। सफ़र में आप परेशान ना हो, हाथ भी मतलब आपका प्रसाद भी अशुद्ध ना हो, तो इसलिए आप सीधा आइए, ऊपर आकर प्रसाद ले सकते हैं। और यहाँ से मंदिर की शुरुआत होती है। मंदिर के अंदर दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूं आपको, जो कैमरा है वो अलाउड नहीं है, मोबाइल और फोटो अलाउड नहीं है। मंदिर के अंदर के कुछ दर्शन हैं जो मैंने कुछ फोटोज गूगल से उठा ली थी कि इन्होंने डाली होंगी, बट मैं कोशिश करता हूं कि कोई नियम ना टूटे। मंदिर का प्रसाद आप ग्रहण कीजिए। मंदिर के अंदर आप आराम से दर्शन करें। दर्शन करके गणपति महाराज के जो मूसे हैं उनके कान में आप अपनी विश मांगिए, जाते हुए भी हैं वापसी में भी है। आराम से मंदिर के दर्शन कीजिए, प्रसाद चढ़ाइए, फूल माला चढ़ाइए, और ये सारी चीज़ें आपको बड़े खूबसूरत तरीके से अच्छा लगेगा। लोग अपने घर बनाते हैं ताकि पत्थरों से घर बनाएं, भगवान उनकी विश पूरी करे। आप भी अपनी विश मांग सकते हैं और इस तरीके से सीढ़ियों से उतरते हुए आप नीचे आ सकते हैं।